कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थ्योरी वेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर में आएगा 11th क्लास में। सीए के एग्जाम के अंदर भी 6 नंबर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये प्रिंसिपल नहीं समझोगे आपको अकाउंट्स करना नहीं आएगी, अकाउंट्स के रूल समझ में नहीं आएंगे। कुछ रूल फॉलो किए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं अकाउंट्स की, कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना अनिवार्य है बच्चों। चलिए मैं आपको एक एक चीज हिंदी में भी दिखाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, ठीक है बच्चों? हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक एक चीज को लिखाएंगे और फिर समझाएंगे। नॉर्म्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता। मतलब आपने देखा होगा, पहले आप ऐसे समझो, ट्रैफिक रूल होते हैं, लाल बत्ती होती है तो हम रुक जाते हैं, ग्रीन होती है तो चल पड़ते हैं, येलो होती है मतलब चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूल बनाए गए हैं, यू टर्न ऐसे करना है, सब रूल होते हैं। सर वही अकाउंटिंग रूल हमें अकाउंट्स में भी फॉलो करने हैं। तो मैंने लिखा है बच्चों कि नॉर्म्स और रूल्स, नॉर्म्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? कायदे कानून। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कायदे कानून। और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, मतलब कुछ कायदे और कानून बनाए गए हैं अकाउंट्स के ताकि समानता बनी रहे। हर एक बिजनेसमैन, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सबको फॉलो करना है इन प्रिंसिपल्स को। तो बच्चों जरा ध्यान से समझिए, मैंने इसी बात को इसको समझाने की कोशिश की है। नॉर्म्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। नॉर्म्स का मतलब होता है कायदे कानून। जरा ध्यान से समझिए बेटा, ये प्रिंसिपल मतलब जानते हो सिद्धांत। कुछ प्रिंसिपल बनाए गए, कुछ सिद्धांत बनाए गए। कैसे? प्रिंसिपल का मतलब होता है कुछ भी रूल या गाइडलाइंस, उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? कुछ भी रूल या गाइडलाइंस, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। समझ में आ रही बच्चों? अकाउंटिंग करने के लिए कुछ रूल बनाए गए या कुछ नॉर्म्स मतलब या कुछ कायदे कानून, कुछ कानून बनाए गए जिसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब अकाउंटिंग करने के लिए कुछ रूल, कुछ नॉर्म्स या कुछ कायदे कानून बनाए गए जिसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। समझ में आ रही बच्चों? अगर हम, बहुत ध्यान से, अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा। तो हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी।
तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। तो उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए। उसको मेंटेन करने के लिए क्या बनाए गए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ताकि हर एक बिजनेस में सेम काम हो अकाउंट्स का। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी कुछ अकाउंट बना रही है, कुछ और तरीके से अकाउंट बना रही है, पार्टनरशिप फर्म कुछ और तरीके से बना रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ और तरीके से बना रही है, और सिंगल प्रोप्राइटरशिप फर्म किसी और, सिंगल प्रोप्राइटरशिप ओनरशिप फर्म किसी और तरीके से अकाउंट बना रही है। तो बच्चों यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कुछ रूल बनाए गए, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई और कुछ नॉर्म्स बनाए गए। समझ में आ रही बच्चों? देखिए, मतलब अकाउंटिंग करने के लिए जो भी रूल्स, नॉर्म्स या कुछ गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करते हैं उसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब समझ में आया बच्चों? अकाउंटिंग करने के लिए जो भी रूल्स, नॉर्म्स या कुछ गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं उसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? तो कुछ रूल बनाए गए, कुछ नॉर्म्स बनाई गई, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई जिसको हमको फॉलो करना है अपने बिजनेस में। अगर आप उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो समानता नहीं आ पाएगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। चलिए बच्चों आगे चलिए। बेटे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये मैन मेड होता है, मैन मेड, फ्लेक्सिबल और जनरली एक्सेप्टेड। तीन विशेषताएं हैं, तीन फीचर्स हैं। मैन मेड है, फ्लेक्सिबल है और जनरली एक्सेप्टेड है। तीनों का मतलब क्या है बच्चों? मैन मेड का मतलब है बच्चों, अकाउंटिंग करने के लिए हमने बनाया। मतलब मैन मेड का मतलब क्या है? ये किसने बनाए? ये हमने बनाए, मैंने बनाए। मतलब मैंने मतलब हमने, मतलब बहुत सारे अकाउंटेंट इकट्ठे हुए पूरे देश के, सेलेक्टेड अकाउंटेंट, बड़े बड़े अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैन मेड का मतलब यहां पर है। तो सभी मैन का मतलब है आदमी, किसी इंसान ने बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया, पूरे देश के मिलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट इकट्ठे हुए एक जगह। ये आसमान से नहीं उतरे। कहीं आप सोच रहे हो जी ये आसमान से उतरे हैं? नहीं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। दिल्ली में मेट्रो आई थी। जब दिल्ली में मेट्रो आई थी बच्चों, हिंदुस्तान के बड़े बड़े चोर, सातिर, जेब कतरे, उन सबको इकट्ठा किया गया। तिहाड़ जेल से भी बुलाए गए। हिंदुस्तान की जितनी भी जेलें थी उनके सबके बड़े बड़े सातिर बुलाए गए। तो उनसे पूछा गया कि मेट्रो चलेगी तो आप कैसे घुस जाओगे बेटिकट? उनसे क्या पूछा गया? आप अपने अपने दिमाग बताओ। कभी उसने एक ने बताया कि जी ऐसे, मैं ऐसे घुस जाऊंगा। उनने कहा मैं पटरी के पीछे से आ जाऊंगा। जितने भी उन्होंने वो बताए सबको छोड़ दिया। बताओ तुम कैसे बिगट टिकट के घुस जाओगे? उनके सब बातों को उन्होंने क्या किया? नोट किया। उनके दिमाग के चोरी करने का दिमाग लिया कि ये चोरी कैसे कर सकते हैं, कैसे चोरी, अब उस चोरी को रोकनी है। तो बच्चों इसी प्रकार से अकाउंटिंग करने के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए गए। तो इसके तीन विशेषता हैं। ये मैन मेड है, मतलब मतलब इसको किसने बनाया? इंसान ने बनाया। ये आसमान से उतरकर नहीं आया। एक होता फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है हम इनको अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम इसको, प्रिंसिपल्स को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं,
चेंज कर सकते हैं। एक होता है जनरली एक्सेप्टेड। एग्जाम में 1 नंबर में बच्चों याद कर लेना, गैप पूछ लेगा कि गैप की फुल फॉर्म बताइए, GAAP याद कर लेना बच्चों, सीए के बच्चों भी, और 11वीं के तो अच्छी करेंगे याद। तो गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कहीं भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए बच्चों, वो कहेगा गैप की फुल फॉर्म बताइए। तो जनरली एक्सेप्टेड का मतलब तो क्या है, इनको हर कंपनी, हर बिजनेसमैन फॉलो करता है। इन प्रिंसिपल को हर बिजनेसमैन मतलब जो बिजनेस करता है, हर कंपनी, हर पार्टनरशिप फर्म, सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जिसका मालिक एक व्यक्ति होता है, वो भी इन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो जब भी तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। मैं कुछ तरीके से अकाउंटिंग कर रहा हूं, यूपी में किसी और तरीके से अकाउंटिंग हो रही है, पंजाब में किसी और तरीके से अकाउंटिंग हो रही है, गुजरात में किसी और तरीके से हो रही है। अब बताओ, मेरा ट्रांसफर गुजरात में हो गया दिल्ली से, दिल्ली एक अलग स्टेट है, वहां की कुछ अकाउंटिंग हो रही है, तो मुझे तो 4-6 साल तो समझने में लग जाएंगे वहां की अकाउंटिंग। तो चाहे मैं दिल्ली में मैं करूं अकाउंटिंग, चाहे गुजरात में करूं, चाहे महाराष्ट्र में करूं, चाहे यूपी में करूं, चाहे बिहार में करूं, चाहे राजस्थान में करूं, चाहे एमपी में करूं, चाहे 29 स्टेटों में किसी में भी स्टेट में करूं, सबकी अकाउंटिंग सेम होगी। इसलिए ये प्रिंसिपल बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए, मैन मेड। ये हमने बनाए हैं, हमने और आपने मिलकर बनाए हैं। फ्लेक्सिबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं। जनरली एक्सेप्टेड, इसको सभी कंपनियों ने, सभी बिजनेसमैन ने फॉलो किया है। इनको हर कंपनी, हर बिजनेसमैन फॉलो करता है। एक तो ये रहा, ये आपको याद करना बच्चों। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने अकाउंट में सिखाया था, क्लासिफिकेशन सिखाया था बच्चों, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसको भी, प्रिंसिपल को भी 2 भागों में बांट दिया, अकाउंटिंग एजम्पशन और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये 3 प्रकार की होती हैं और ये 11 हैं। 11 कन्वेंशन है और ये 3 है, बताऊंगा। शांति करो, बहुत इंपोर्टेंट है। अगर मैं जल्दीबाजी करूंगा ना, फिर आपको अकाउंट में करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर में आएंगे। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं। जब तक आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो आप याद कैसे करोगे। 11 ये हैं, 3 ये हैं, मिक्सअप हो जाएंगे, भानुमती का कुनबा बन जाएगा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसे बन जाएगा। आराम से सीखो बच्चों। तो अकाउंटिंग एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिनको हमको फॉलो करना है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन भी बोलते हैं, इसको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन भी बोलते हैं। देयर आर 3 एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। 3 एजम्पशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की कौन कौन सी एजम्पशन है, ये 3 एजम्पशन है। पहली, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन और एक्युरल कंसेप्ट, एक्युरल एजम्पशन। अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब क्या है सर जी? इस अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब क्या है? दुनिया भर के अकाउंटेंट ने मिलकर कुछ रूल बनाए हैं, उन रूल को बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, ताकि दुनिया भर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी आ सके। मतलब पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के की अकाउंटिंग सेम रहे। मिलकर के क्या बनाए? कुछ रूल बनाए।
बच्चों मैं आपको क्या समझा रहा हूं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, इसका मतलब बता रहा हूं। दुनिया भर के अकाउंटेंट ने मिलकर कुछ रूल बनाए, उन रूल को बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। उनको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं, उनको अकाउंटिंग एजम्पशन बोलते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है कंसेप्ट, अकाउंटिंग इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट बनाए पूरे वर्ल्ड के अकाउंटेंट ने मिलकर के, समझ में आ रही है? क्यों बनाए? ताकि यूनिफॉर्मिटी रह सके, समानता आ सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समानता आ सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबका सेम बनेगा, एक ही प्रकार का बनेगा। वो मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा व्हाट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं इसी में लिखाऊंगा बच्चों। वर्ड आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होगा आगे समय आने पर इसी में बताऊंगा बच्चों आराम से, ठीक है? तो बच्चों बात समझ में आई आपके? मतलब दुनिया भर के अकाउंटेंट ने मिलकर कुछ रूल बनाए, उस रूल को बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं उसे? अकाउंटिंग कंसेप्ट। एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट, ताकि दुनिया भर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी आ सके, ताकि पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ सके? यूनिफॉर्मिटी आ सके। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा। कंसेप्ट पे कंसेप्ट पूछते जाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। स्टार्टिंग अब हो रही है, बेसिक समझाया पहले मैंने आपको। एग्जाम में ये पूछ जाएंगे, ये पूछ जाएंगे, ये पूछ जाएंगे। आपसे पूछेंगे 3 वो शॉर्ट नोट्स आएंगे। एग्जाम में 2-2 नंबर में 3 शॉर्ट नोट्स आएंगे। आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं, वो तो मैंने आपको हिंदी में समझा देता हूं। ये तो मेरा बड़प्पन है, ताकि बच्चे के माइंड में घुस जाए, घर बैठ के समझ ले कि ये मतलब होता है। रूल का मतलब समझ में आ गया, नियम। नॉर्म्स का मतलब कायदे कानून, और गाइडलाइंस का मतलब होता है मार्गदर्शिकाएं। जैसे सेबी ने बना रखी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जो स्टॉक मार्केट होता है ना, तो सेबी ने गाइडलाइंस बना रखी है। ऐसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल की भी गाइडलाइंस है, वो मैं बताऊंगा कैसे फॉलो होंगी। सर जी, पहला पॉइंट है गोइंग कंसर्न एग्जम्पशंस। चलिए ठीक है, देयर आर दी 3 एग्जम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। एग्जम्पशन का मतलब समझ में आ गया? कंसेप्ट कह रहा है गोइंग कंसर्न एग्जम्पशंस। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? गोइंग कंसर्न एग्जम्पशंस। मैं पहले बच्चों आपको ये हिंदी में समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश में समझाऊंगा। आपको पेपर में इंग्लिश में याद करना है बच्चों, ठीक है? हिंदी में आपको समझाऊंगा, नोट करिए। चलिए बच्चों, लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है बच्चों, 2 मार्क्स में आएगा। आपको इंग्लिश में याद करनी है, मैंने आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। जो डायग्राम बना के आऊं, जो मैं बनाए मैंने, वो डायग्राम आप पेपर में बना के आओगे, बस ये ध्यान रखना। बाकी का आपको याद ये करना है, अपनी कॉपी में ये उतारना है, और जो डायग्राम में बनाऊंगा वो उतारने हैं। वो डायग्राम तो जरूर बना के आने बच्चों, ठीक है? कह रहा है गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन। गोइंग का मतलब होता है चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फोर्सिबल पीरियड, फोर्सिबल का मतलब है चले जाना। कंसर्न, जहां भी वर्ड कंसर्न आ जाए, जान तो कंसर्न मतलब, हाँ जी पहले ये बता दो। कंसर्न का मतलब है बच्चों, ये कंसर्न है, ये मेरा शोरूम है, बिजनेस है, दिस इज माई शोरूम। ये शोरूम है मेरा, पेपर में जरूर बना के आना, जिसका नाम है एक्सपर्ट
क्लॉथ हाउस, ये बोर्ड लगा रखा है शोरूम के बाहर। ये इसे क्या बोलूंगा? कंसर्न बिजनेस एंटरप्राइजेज, ये बिजनेस है मेरा, इसके कंसर्न को 4 नाम से पुकारूंगा, सबका मतलब एक ही है, बिजनेस कंसर्न बोलते हैं इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में। इसको क्या बोलूंगा? शोरूम को बिजनेस कंसर्न, बिजनेस एंटरप्राइजेज, बिजनेस एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज, बिजनेस एंटिटी, एंटिटी, संस्थान बोलते हैं, संस्थान, कंसर्न को क्या बोलते हैं हिंदी में? संस्थान, बिजनेस कंसर्न, बिजनेस एंटरप्राइजेज, बिजनेस एंटिटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इतने नाम से पुकारते हैं, सबका मतलब बच्चों एक ही है, इन सबका मतलब एक ही है। पेपर में आ जाए कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? गोइंग का मतलब होता है चले जाना, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और कंसर्न का मतलब होता है संस्थान। बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर ए फोरसीबल पीरियड। आप इतना ही लिखे आओगे पेपर में, आपका काम हो गया, 2 नंबर आ गए। अगर ये बना दोगे, ये डायग्राम भी बना दोगे, तो मास्टर लेट जाएगा तेरी कॉपी पे, कहेगा क्या बच्चा है, 11वीं में आया है और इस बच्चे को इतनी नॉलेज है। क्या कहता है? ये आप हो, आप मतलब अकाउंटेंट, आप मतलब अकाउंटेंट, समझ में आ रही है? और इसे बोलते हैं संस्थान। मतलब ये बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। गोइंग कंसर्न का मतलब है इसको बंद करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, यह मतलब होता है गोइंग कंसर्न का। मैंने बच्चों इसको हिंदी में लिखने की कोशिश की है, एग्जाम में इंग्लिश में ऐसे लिखे आना या ऐसे लिखे आना। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, बिजनेस जो चलेगा वो लंबे समय के लिए चलेगा। देयर इज नो इंटेंशन, देयर इज नो इंटेंशन टू शट डाउन। बिजनेस को बंद, क्या आप बिजनेस को बंद, क्या आप बिजनेस को 2-3 महीने के लिए खोलोगे? क्या पूरी जिंदगी 2-3 महीने में इतना कमा लोगे कि पूरा जीवन चल जाएगा आपका? तो वही लिखा है मैंने कि देयर इज नो इंटेंशन टू शट डाउन और क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। बिजनेस एक्टिविटी विल कंटिन्यू एंड ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। समझ में आ रही बच्चों? अगर ये सारी बातें आप लिख आओगे पेपर में बच्चों, ये आप रट के जाना, ये आपको याद करके जाना। मैंने आपको हिंदी में भी लिखा दिया, देखो बच्चों कितनी मेहनत की मैंने बच्चों आपके साथ। देखिए कि जब आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। जो अकाउंटेंट है, ये जो भाई साहब हैं, भाई साहब मतलब आप इसके कौन हैं? आप एक्सपर्ट क्लॉथ हाउस के कौन हैं? यू आर ए अकाउंटेंट। आप कौन है बच्चों? अकाउंटेंट। और यू का मतलब तुम हो, आप हो। और आप कैसे कर रहे हो इस बिजनेस की अकाउंटिंग? इस बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो? जब आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो ये मानकर चलते हैं, इट इज एज्यूम दैट, कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। मानकर चलते हैं। एजम्पशन का मतलब है मानना। एज्यूम दैट आप करते हैं ना 10वीं में किसी भी क्वेश्चन को मैथमेटिक्स करने के लिए कोई चीज नहीं हो रही तो एज्यूम दैट, इट इज एज्यूम दैट। तो आप
किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग यह मानकर चलते हैं कि यह बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और नियर फ्यूचर में इसको बंद करने का कोई भी मेरा इरादा नहीं है। इस बिजनेस को नियर फ्यूचर में मेरा बंद करने का इरादा नहीं है। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो मैंने यही लिखा है, आप नोट करिए। देयर इज नो इंटेंशन, देयर इज नो इंटेंशन, जरूर लिख के आना ये वर्ड, ये लाइन जरूर लिख के आना एग्जाम में। देयर इज नो इंटेंशन टू शट डाउन, या शट डाउन मतलब बंद करना, या क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। कोई भी एक वर्ड लिखना, आप दोनों लिख, याद रहेगा, दोनों लिख आना। बिजनेस एक्टिविटी विल कंटिन्यू, जो बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू चलेगी। कैसे चलेगी? कंटिन्यू चलेगी। एंड ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली, और ट्रांजैक्शन भी उसी के अनुसार होंगे। कह रहा है बच्चों, ध्यान से वो सुनिए, मैंने और भी कुछ लिखा है। मैंने बच्चों एक ही चीज लिखी है आपके लिए, मेरा जीवन ही आपके लिए है। यह बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। मैंने देखो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। यह बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, इंडेफिनिट पीरियड, अनंत। आपने खोला, आपके बच्चे चलाएंगे, आपके बाद बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे। तो ये क्या आपने बिजनेस बंद करने के लिए खोला है? गोइंग कंसर्न का मतलब समझ में आ गया? गोइंग का मतलब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बाप मेरे बाद मेरे बच्चे चलाएंगे एक्सपर्ट को, और मेरे बच्चों के बाद उनके बच्चे चलाएंगे, फिर बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, मतलब एक्सपर्ट अनंत चलेगा। बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों देखिए मैंने लिखा है, जब आप ये बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय का मतलब है लॉन्ग पीरियड तक चलेगा रहेगा, और नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में 2 महीने में, 4 महीने में बंद नहीं किया जाएगा। इसको बंद नहीं किया जाए। क्या बिजनेस का बंद करने के लिए खोलते बच्चों? नहीं सर। जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, अब आपके समझ में ये बात आ रही होगी कि सर जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों एक आता है इनकम, अभी मैं बाद में बताऊंगा बच्चों, मैं आपको आगे थ्योरी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। एक आता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी दिल्ली बहुत दूर है इसको समझने के लिए, ठीक है। फिलहाल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझ लीजिए। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट पूरे साल की बनती है, जिससे क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है। एक बनती है बैलेंस शीट, वो 1 दिन की बनती है, साल के एंड में बनती है। और एक बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 चीजें आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत, मैं सब लिखाऊंगा। अभी पेपर में आ गया, लिटिल फ्लावर के पेपर में आ गया कि 4 ऑप्शन दे दिए उसने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज आएंगी। तो 3 चीज आएंगी। क्या क्या आएंगी? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कैश का आना और कैश का जाना। ये बच्चों मैं सब लिखाऊंगा। पहले मैं आपको प्रिंसिपल करा दूं, न बनना हम यहां फंस के रह जाएंगे। अभी मैं प्रिंसिपल समझा रहा हूं। फिलहाल वर्ड आ गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैंने उसका मतलब आपको बता दिया, ठीक है। तो मैंने कहा जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, आप 1 वर्ड में समझ लो, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे। अब आप कहोगे सर जी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? मुझे पता है ना कि तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें आ जाती है, समझ में आ रही है? बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब
जहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, जहां पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, इन स्मॉल वर्डों में समझ लो आप, ठीक है। वो मैं सब बताऊंगा आपको। बनाओगे तो ये मानकर बनाओगे, मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, तो ये मानकर बनाओगे, इट इज एज्यूम्ड दैट, या इस इंटेंशन से बनाओगे कि आपका बिजनेस एक इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा, इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा। आगे देखिए, इनका तीनों का मतलब बता दी मैंने आपको, तीनों की हिंदी लिख दी। अब आप आगे आइए। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जम्पशन फॉलोइंग डिस्टिंक्शन इज मेड, इसको बोलते हैं डिफरेंस। डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है? डिफरेंस। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द दिस एग्जम्पशन फॉलोइंग डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आप लिख के आओगे पेपर में, ये पूरा लिख के आओगे आप जब गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट आएगा, और डायग्राम बना के आओगे, आपकी बात खत्म। कह रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन करेंट असेस्ट और करेंट असेस्ट, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों, हालांकि मैंने आपको ये बेसिक कंसेप्ट कराए थे, आपको शुरू में कराए थे, 5-6 लेक्चर पढ़ाया था, उन्हें मैंने आपको सब बताया। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, नॉन करेंट असेट्स क्या होती है, करेंट असेट्स क्या होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है। जब भी तो मैंने आपको शुरू में कराए थे, टर्म्स कराई थी आपको, ये सारी कराई थी। आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों जरा समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। हम बिजनेस जो भी शुरू कर रहे हैं वो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। बच्चों हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो लंबे समय तक चलेगा। बच्चों कैसे चलेगा? लंबे समय तक, इंडेफिनिट पीरियड तक। ठीक है बच्चों, ये मतलब होता है गोइंग कंसर्न का। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, अगर हम ये सोचकर बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस 2 महीने के बाद बंद हो जाएगा, अगर ये बिजनेस 2 महीने के बाद ही बंद हो जाएगा तो फिर क्या लंबे समय के खर्चे और क्या कम समय के खर्चे? तो फिर क्या लंबे समय के खर्चे और फिर क्या कम समय के खर्चे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी हम तो भूल गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब आप कोई असेट खरीदते हो, जब आप कोई भी असेट खरीदते हो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे, ऐसे खर्चे जो 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जो किसी संपत्ति को खरीदने के लिए किए जाते हैं। मशीन खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट खरीद लिया। जब आप लंबे समय के लिए खरीद रहे हो तो इसका मतलब है यही तो डिफरेंस है। तो 20 इसका मतलब क्या है? 20 आप क्या करोगे? लंबे समय तक चलाओगे। जब आप डिफरेंस कर रहे हो किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस आपका लंबे समय तक चलेगा। जैसे नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट का मतलब क्या है? लंबे समय के लिए असेट यूज की जाएंगी, ऐसी असेट जो लंबे समय के लिए यूज की जाएंगी। मतलब तो फिर मेरे लिए क्या 1 साल से कम वाले असेट और क्या 1 साल से ज्यादा चलने वाले असेट, यानी कि क्या मेरे लिए करेंट और क्या मेरे लिए नॉन करेंट, जब बिजनेस ही 2 महीने के बाद बंद हो जाएगा। अगर मेरा इरादा बिजनेस को 2 महीने के अंदर बंद करने का है,
अगर मेरा इरादा बच्चों इस बिजनेस को 2 महीने के अंदर बंद करने का है, तो फिर क्या मेरे नॉन करंट असेस्ट और फिर क्या मेरे करंट असेस्ट, जब बीजीसी मेरा 2 महीने के अंदर बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसी वजह से हम डिस्टेंशन अंतर करते हैं कि कौन से असेस्ट 1 साल से कम चलेंगे और कौन से असेस्ट 1 साल से ज्यादा चलेंगे। हम इसीलिए बच्चों क्या करते हैं, अंतर करते हैं, डिस्टेंशन करते हैं कि मेरे कौन से असेस्ट, जैसे एसी है ये लंबे समय से चलेगा, तो कौन से असेस्ट लंबे समय से चलेंगे और कौन से असेस्ट 1 साल से कम के लिए चलेंगे। हम क्या करते हैं, डिस्टेंशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि कौन से असेस्ट करंट होते हैं और कौन से असे नॉन करंट असेस्ट होते हैं। इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जिसका पेमेंट आपको 1 साल के बाद करना है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना है। तभी तो हम डिस्टेंशन कर रहे हैं। तो बच्चों ये चीज जरूर लिख के आना कि हम डिस्टेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस हमारा कैसे चलेगा, लंबे समय के लिए चलेगा। हमारा बिजनेस बच्चों कैसे चलेगा, लंबे समय के लिए चलेगा। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक